अगर दुनिया के किसी और मुल्क में बाबर आजम होता तो उसको टीम से कई साल पहले निकाल दिया जाता, कई महीने पहले निकाल दिया जाता। बाबर आजम या फॉर दैट मैटर शाहीन अफरीदी जब इंटरनेशनल क्रिकेट के पर होराइजन पे आए तो ऐसा ही लगा कि दे विल बिकम ए क्रिकेटिंग स्टार्स ऑफ फ्यूचर। जो आपका ट्रम्प कार्ड था जिससे इंडिया डरा हुआ था और सबको पता था वो उसके पास वैरायटी है उस्मान तारिक, उसको आपने पता नहीं क्यों छुपा के रखा और आपको ऐसा लगता था कि आप ये चाहते थे कि इनकी कोई अच्छी पार्टनरशिप बन जाए, ये मैच बहुत दूर निकल जाए, तो फिर आप उसको लाएं 10वें ओवर के बाद। उसको तो आपको दूसरे ओवर में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, एक साइड से आगा था तो दूसरी साइड से उसको लाना चाहिए था। अभी तक ये नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड सनी ऑटोनमस है, ऑटोनमस है, फुली कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट के नीचे है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे है, आईपीसी के नीचे, क्या प्लान है? जब भी क्रिकेट पे कोई बड़ा टूर्नामेंट या मैच आता है तो हम पाकिस्तान की टीम से ये तवक्को बांध लेते हैं कि वो ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी कि तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ देगी और मुखालिफ टीम को आसानी के साथ पिछाड़ देगी। नतीजा हमारी तवक्को के खिलाफ हो तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं, और अगर क्रिकेट टीम हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे दे तो ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक अगली शिकस्त का सामना न हो। क्रिकेट माहिरीन अलबत्ता ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती और पता नहीं कब ये टीम कोई सरप्राइज दे दे, कब हमारी टीम अच्छा खासा जीता हुआ मैच आसानी के साथ हार जाए। क्रिकेट टीम के इस गैर मुतवक्कुपन के बारे में हमारे क्रिकेट माहिरीन और मुबस्सिरीन में भी इत्तफाक राय नहीं पाया जाता। इन पे जो टैग लगा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई पेशेंगोई की नहीं आ सकती कि क्या आज ये अच्छा खेलेंगे या बुरा परफॉर्म करेंगे। बात दरअसल ये है कि किसी भी इदारे की कामयाबी और फेलियर डिपेंड करती है कि उसके में सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं है। अगर सिस्टम इन प्लेस नहीं है और मुंतज़मीन एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह सही तरीके से उस इदारे को नहीं चला सकते, चाहे वो टीवी का चैनल हो, चाहे स्पोर्ट्स का कोई बॉडी हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, क्रिकेट हो, उसको सही सिस्टम होना चाहिए, सही एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सही प्रोफेशनल, आजकल का ज़माना प्रोफेशनलिज्म का है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें इन प्लेस, सिस्टम इन प्लेस नहीं है तो जाहिर है कि हमेशा आपको शर्मिंदगी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जिसे कहते हैं कि लोग पेशेंगोई कर देते हैं कि ये हार जाएगी या जीत जाएगी, पहले से एडवांस में कर देते हैं, तो इसका ख़तरा हमेशा रहता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है 1952 से जब से आईसीसी की फुल मेंबरशिप इनको मिली है, यानी फुल मेंबर वो होता है जो टेस्ट खेलता है, तो पाकिस्तान को 1952 में ये पहले एज ए फुल मेंबर टेस्ट खेले इंडिया के ख़िलाफ़ भारत जाकर पहले दौरे पर। लेकिन बात दरअसल कि इस वक्त से अब तक 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और 1952 से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, लेकिन कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमेशा मुझे हम लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फील्ड में एक शर्मिंदगी सी उठानी पड़ती है, उनके खिलाड़ियों को, उनके क्रिकेट बोर्ड को, उनके फैन एंड फॉलोअर्स को। ये बातें थी माजी की। अब ये जो बात है ना कि बड़ी इसकी आप नहीं कर सकते, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी टीम की सिलेक्शन ये होगी जिसमें आप वही पुराने, अब आप शादाब खान को जिस टीम में आप एज ए ऑलराउंडर खिला लें तो उस पर क्या कोई बंदा कह सकता है कि नहीं बड़ी अनप्रेडिक्टेबल शादाब आके 150 कर जाएगा, ये उस कैलिबर का प्लेयर ही नहीं है। आप ये कहें कि शादाब आपको 5 आउट कर देगा, ये उस कैलिबर का प्ले, वो और टीम थी, ये वो टीम नहीं है, वो ज़माना बदल गया है। अब आपकी टीम का लोगों को पहले से पता होता है। ये इंडिया भी जो आपके पीछे इतना आया ना कि जी आप मैच खेले, उनकी सारी रेवेन्यू की गेम थी,
उनको ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा क्लास का टक्कर है। तो ये आपकी टीम का पहले से लोगों को पता होता है कि ये टीम नहीं जीत सकती, इस तरीके से नहीं जीता जाता। कि अगर क्या हुआ कि वंस कोई आप एक मैच जीत गए, आपकी टीम वो जो आप कह रहे हैं कि जो माजी में होता था वो आज से 10-15 साल पहले वो ख़त्म हो चुका है। आपका जो ग्रास रूट, आपकी जो क्रिकेट में फराड जो शुरू होता है वो ग्रास रूट लेवल से होता है। जिस बच्चे की सिफारिश नहीं होती वो वहीं कुछ ला जाता है, मेरिट कोई देखा नहीं जाता। हर लेवल पे इसमें गड़बड़ है। 2024 में मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इनका एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो सर्जरी तो उन्होंने नहीं की, कोई थोड़ी बहुत करके उसको छोड़ दिया। तो उस चीज़ की ना करने की वजह से बैक टू बैक फिर एशिया कप पे आप देखें हमारे साथ क्या हुआ यार। अच्छा खासा हमारी बैटिंग थी। अच्छा वो कुलदीप जब आया तो आपका बैटिंग कोलैप्स हो गया। तो आपको कौन समझाए कि आप क्रिकेट को क्रिकेट समझ के, क्रिकेट को ग्रेजुअली आस्ता आस्ता करके जो आता है। और मैं आपको बताऊं T20 जो गेम है ना, वो तो एक प्लेयर भी आपका रन कर जाता तो हम जीत सकते थे मैच। लेकिन इतना उसका माइंड लेवल ही नहीं है किसी का कि यार मैं खड़ा हूँ, बाबर आया वो हो गया, आगा आया वो हो गया, उसके बाद जो आया वो। उस्मान खान ने थोड़ी बहुत कोशिश की, जो उस जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने इतना किया, इससे ज़्यादा वो उसके लिए वो क्या करता। दूसरे एंड पे सारी विकेटें जिस तरह गिर रही थी। एक तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, और दूसरा हमारी टीम के अंदर जो भी प्लेयर आते हैं उनको कंसिस्टेंसी से मौका नहीं मिलता। इसी वजह से पाक भारत मैचेस के अंदर हम देखते हैं कि हमें जब भी हमने खेला है तो हमारी टीम हार जाती है और बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी टीम को देखें इंडिया को, तो उसके अंदर जो प्लेयर हैं उनको कंसिस्टेंसी से मौका मिलता है, और उसके अलावा कप्तान तैयार किए जाते हैं। अगर आप धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, और अब अगर सूर्या कुमार यादव की बात करें, तो ये वो प्लेयर हैं जिनको पहले से ट्रेन किया गया था और वो कप्तान बने। और अब आप देखें कि ये लोग लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप देखें तो हमने पिछले 4 से 5 सालों में पता नहीं कितने कप्तान बदल दिए हैं, सिलेक्शन कमेटियाँ कितनी दफ़ा तब्दील हुई हैं, हेड कोचेस कितनी दफ़ा तब्दील हुए हैं। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इसी वजह से फिर पाकिस्तान की टीम को नुकसान भी पहुंचता है। और उसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि एक मैच जब भी होता है दोनों टीमों के दरमियान, तो उसमें इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर खेलती है, प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, जबकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जब भी खेले हैं दबाव में नज़र आते हैं। सिवाय एक मैच में जो 2021 में हुआ था, उसके अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आई थी। और शायद उस वक्त के एरा के अंदर प्लेयर्स को फ्री हैंड दिया गया था और प्लेयर को कंसिस्टेंसी से मौका मिल रहा था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाबर आजम तकरीबन 3 से 4 साल पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी भी करते रहे थे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने 2021 में भारत को हराया भी था। और इसके अलावा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इंडियन क्रिकेट के अंदर, पैसे खिलाड़ियों को ज़्यादा मिलते हैं, और इसी वजह से जो भारत की टीम है उनको एक तरह का एडवांटेज भी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, और उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप देखें तो यहाँ पर उस तरह से रिसोर्सेज बहुत कम हैं और खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो खिलाड़ी हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिवाय वनडे फॉर्मेट के किसी दूसरे फॉर्मेट में दुनिया की पहली 5 टीमों में शामिल नहीं। वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, और अगर अपनी मौजूदा कारकर्दगी को बहाल रखता है तो ये रैंकिंग बहाल रहेगी। बसूरत दीगर इसका नंबर मजीद नीचे चला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का नंबर 7वां है, जबकि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान ने 2009 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता, जब यूनुस खान ने कप्तानी संभाली। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अहम हरीफ टीमों को शिकस्त दी और फाइनल में श्रीलंका को मात देकर आलमी कप अपने नाम किया। ये फतह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सुनहरी बात थी और टीम को T20 फॉर्मेट में आलमी सतह पर मजबूत हैसियत दिलाई। इससे पहले 2007 में T20 फॉर्मेट के पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची और 24 सितंबर को जोहान्सबर्ग में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान भारत से एक दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हार गई। T20 फॉर्मेट में ये पाकिस्तान का शानदार सफर था, जिसमें नौजवान टीम रनर अप रही। अगर हम T20 की बात करें तो इसमें दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरा जो ख्याल है, क्योंकि T20 सिर्फ आपकी 20 ओवर की गेम है, तो 20 ओवर की गेम में स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप यहाँ से एक हैरत आपको होगी कि आप कहते हैं कि जी हमारी टीम की इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं जिस टीम का आपने कैप्टन जो बनाया हुआ है आगा सलमान, इसकी जो एवरेज है वो 23 की है। आप हैरान हो जाएंगे, इसके 873 रन हैं इसके टोटल, और 23 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी इतना ही कोई ज़्यादा नहीं, 120-30 का होगा। इसी के मुकाबले में जो सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है,
उसके 3000 से ज़्यादा रन हैं, 37 की उसकी, अगर मैं गलत रहूँ तो 37 की उसकी एवरेज है, और उसका स्ट्राइक रेट भी 150 से प्लस ही है। तो दुनिया में जो T20 की जो टीम है वो टीम होती है टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है गेम, उसमें आपको ऐसे प्लेयर होने चाहिए। अच्छा, आपने ये जो मैच था इसमें किसी एक प्लेयर की भी इंटेंट देखी कि वो मैच जिताने के लिए जाए? नहीं, वही वो बनाना, बस अपना पहले से ज़हन बनाओ कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये करना है। इस तरीके से नहीं होता। इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी अभी भी हम तो इस मुल्क के शहरी भी हैं, जर्नलिस्ट जो भी है, हम चाहते हैं कि हमारी टीम अभी भी कुछ करे, लेकिन मुझे आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं है। अल्लाह करे टीम वर्ल्ड कप में है, अल्लाह करे अगले मैचेस में परफॉर्म करे, आगे जाए, सेमीफाइनल खेले और अल्लाह करे फाइनल खेले। लेकिन जो भी हर दो सूरतों में इस तरीके से टीमें नहीं चला करती, इस तरह क्रिकेट नहीं चले। इस वर्ल्ड कप के बाद इस पीसीबी में और पूरे क्रिकेट के स्ट्रक्चर में मेजर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और वो करनी। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत सारे लोग इस पीसीबी के साथ चिपटे हुए हैं। कोई मेंटोर है, कोई क्या है, कोई सिलेक्शन कमेटी। ये आपने क्या सिलेक्ट किया? जमान खान एक T20 का, आपको पता है बिग बैश में अभी ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन परफॉर्म उसने किया। वो आपका उसका अपना उसका एक्शन ऐसा है, वो T20 का बस बॉलर है, क्योंकि वो यार्कर लेंथ पे बॉल करता है। आपने उसको नहीं खिलाया। अब्बास अफरीदी बेहतरीन आपके पास एक चॉइस थी, आपने उसको नहीं खिलाया। सुफियान मुकीम, मैं आपको बताऊं, सुफियान मुकीम ने आपकी जो एशिया का वो था उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और अभी रिसेंटली ए टीम के साथ या शहीन के साथ था, उसमें भी बेहतरीन परफॉर्म किया। वो एक बड़ा अच्छा स्पिनर है। उसकी जगह आप शादाब और ये रिश्तेदारियाँ, ये तलकदारियाँ जो है ना, ये क्रिकेट जो है ये पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट है। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है जब भी कभी मैच होता है, और अभी जो रिसेंट मैच हुआ है प्रेमदासा में, यहाँ पर भी इंडियन क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ था। एक तो आबादी के लिहाज से भी अगर आप बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन पैशनेट जो क्राउड है वो पाकिस्तान का भी है, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब बार बार आपकी टीम हारती है पाकिस्तान की, तो फिर जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना, वो भी मायूस हो जाते हैं। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वो घर में टीवी पर बैठकर मैच देख लें, एज़ कम्पेयर टू के स्टेडियम में आए, इतने पैसे खर्च करें, होटलिंग के पैसे अलग दें, हवाई जहाज़ की टिकट के पैसे अलग दें, खाने पीने के पैसे अलग दें। तो उन्होंने ये सोच लिया है अब कि अगर पाकिस्तान ने हारना है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो अपना मैच घर पर देखें। और कुछ तो ऐसे फैंस हैं जो कि अब क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को, टीम को अपनी जो परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ, उसको बेहतर करना होगा। सपोर्ट ज़रूर थी पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। यहाँ के जो लोकल्स, जो श्रीलंका के अंदर मैच हो रहा था, तब श्रीलंका के जो आवाम है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए प्रेमदासा स्टेडियम में आई थी। ख़ास तौर पर यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन से इंडिया से हारा है। लेकिन अभी भी जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं, क्रिकेट क्रेज़ी फ़ैन्स हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो दोबारा इंडिया का मुकाबला कर सकती है, और हो सकता है कि इसी वर्ल्ड कप के अंदर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर भारत का सामना कर ले। क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम रवां T20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच हार गई? 15 फरवरी को श्रीलंका के शहर कोलंबो में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आईं। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 114 रन बनाकर ढेर हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। वाज़े रहे कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से चंद रोज पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर चुकी थी। इस सीरीज में पाकिस्तान ने तीनों मैचेस आसानी के साथ जीत लिए। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप क्लास टीम को 3-0 से शिकस्त दी, तो चंद ही दिनों में भारत के सामने ढेर हो गई। जब आपने बैटिंग दे दी, उसके बाद आपने क्या किया? आगा साहब ने खुद पहला ओवर किया, चलें ठीक है, क्योंकि वो दोनों लेफ्ट आर्म, ईशान किशन और दूसरा वो जो लेफ्ट हैंडर थे, उसको ऑफ स्पिन को बॉलिंग करनी चाहिए थी, और वो कामयाब भी हो गए उसमें। आपने जो उनका मेन जो खौफनाक जो बड़ा हार्ड हिटिंग प्लेयर था शर्मा, जो उसको तो आपने आउट कर दिया। उसके बाद आपने सारी जो ईशान किशन था, उससे आपने ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो सारा जो स्ट्रेंथ है वो लेग पे वो खेलता है ज़्यादा। आप उसको ले आए, लेग स्पिनर को ले आए, उसके आगे इब्रार को लाए, और जो भी बॉलर आया उसने उसको वहाँ पे दिया और वहाँ से मार खाता था। और जो आपका ट्रम्प कार्ड था जिससे इंडिया डरा हुआ था और सबको पता था, वो उसके पास वैरायटी है उस्मान तारिक, उसको आपने पता नहीं क्यों छुपा के रखा। और आपको ऐसा लगता था कि आप ये चाहते थे कि इनकी कोई अच्छी पार्टनरशिप बन जाए, ये मैच बहुत दूर निकल जाए, तो फिर आप उसको लाएं 10वें ओवर के बाद। उसको तो आपको दूसरे ओवर में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। एक साइड से आगा था तो दूसरी साइड से उसको लाना चाहिए था। फिर शहीन शाह अफरीदी इतना बड़ा मतलब उसने अपना एक नाम कैरी किया हुआ है।
वो तो ऐसे बॉलिंग कर रहा है जैसे यकीन करें कि जो आप पिंडी इस्लामाबाद में चले जाइए, यहाँ बहुत सारे क्लब्स बने, क्लब के बॉलर्स को इतनी सेंस है कि बॉल कहाँ पे करनी है। वो कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आपने इब्रार को फिर इंट्रोड्यूस करवाया, लेग स्पिनर। पूरी दुनिया के बंदों को पता है कि लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म बैट्समैनों को नहीं अच्छी बॉल कर सकता, या तो कोई बहुत अच्छा हो कि वो उसके पास गुगली हो या कोई फ्लिपर वगैरह हो। इब्रार को फिर आप ले आए। फिर आप देखें ये शादाब खान जो है वो भी लेग स्पिनर है ना। लेग स्पिन एक बहुत बड़ी, मैं क्रिकेटर तो नहीं है लेकिन मैं क्रिकेट को काफ़ी समझता हूँ। लेग स्पिन तो पूरी आपकी टेक्निक है, आप पाँव से भी आप बॉल को घुमाते, पूरा पेविट करना पड़ता है। ये जो शादाब खान है ना, ये कोई टॉप का लेग स्पिनर है और ना ही ये कोई अच्छा बैट्समैन है। आप एकदम से, वो अनफिट था पहले, आप उसको एकदम से लिया और सीधा वर्ल्ड कप में, और वो जाके आपने उसको 9 ओवर उससे ओवर करवाया, उसने 19 रन खा दिए। यार आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? मतलब एक को लगाया, उससे मार करवाया। और अच्छा जो बॉलर भी आ रहा है, आपको पता है कि ये बैटर जो है, यकीन करें हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को लोग इतना समझते हैं। एक आम बंदे से आप पूछिए, आप किसी संडे बाज़ार में चले, वो बंदा आपको बताएगा कि इस वक्त किसको लाए किसको ना लाए। आप जाके उसको लाए अपना 10वें ओवर के बाद उस्मान तारिक जो मैन था, इतने में ईशान किशन जो था वो अपना काम कर चुका था। फिर आपकी जब बैटिंग आई, बैटिंग में ये देखें आपका ओपनर जो है साहबजादा फरहान, वो अर्ली आउट हो गया। जो साइम अयूब था, उसकी जो विकेट है, चलें क्रिकेट है, गेम है, कोई भी आउट हो सकता है, उसको एक अच्छा बॉल पड़ गया बुमराह का, उसकी वो गया भी, उसको रोकने गया था, उसको समझ ही नहीं आई। उसके बाद जो आगा साहब जो कैप्टन थे, कैप्टन में मैं ज़ायद आपको बताऊं, मैं क्रिकेटर्स के साथ बैठता हूं, मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेलते हैं। ये आम जो कोच होता है, जो बिल्कुल 3rd रेटेड कोच, जो लेवल 1 का कोच होता है पीसीबी का, वो भी बताता है कि आप एकदम से क्रास खेलने ना जाएँ। यार आगा साहब, जब आपके 2 बैट्समैन आउट हो गए तो आप सीधा खेलें, थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करें। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं है, यूं करके और वो उससे सीधा आसान कैच दे के वहाँ से टीम का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आपका जो किंग बाबर आजम है, जो किंग जिसको कहते हैं, ये पता नहीं ये किंग की पीछे भी कोई कहानी है। ये किंग साहब आए, यार इतनी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि आपकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप। दुनिया क्या होता है, पिछला मैच जो एशिया कप का हमारे, आपने देखा तिलक वर्मा की जो इनिंग्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता से इनिंग्स बिल्ड की और आखिर में आपको मार के वो एशिया कप का मैच जीत के आपके हाथों से निकाल के वो ले गया। तो यहाँ बाबर का इम्तिहान था। तो बाबर ने उस जो लेफ्ट आर्म उनका जो स्पिनर था अक्षर पटेल जो है, उसको उस्मान 2 चौके मार चुका, फिर वो सिंगल लेके उस साइड पे गया। यार जब आपके एक ओवर में आपके 9 रन आ गए, अब आप क्या चाहते हैं? और आपने एक टीम को क्राइसिस से निकालना है। प्लेयर तो वो बड़ा होता है ना जो मेंटली भी बड़ा हो। बाबर ने वो शॉट खेली जो क्लब लेवल पे भी रिकमेंडेड नहीं होती। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने आप बॉल अंदर लाया और आप उसको यूं जाके मार रहे हैं। यार आप उसको बैकफुट पे जाके थोड़ा पंच कर, आप थोड़ी इनिंग्स को बिल्ड करें। तो ये ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर होता गया और हमारी टीम को लैप्स करके। भारत से मैच से पहले हमारे मीडिया पर इस किस्म की फिजा हमवार की जा रही थी कि बाबर आजम इस मैच में एक बड़ा स्कोर करेगा और दुनिया को हैरान कर देगा। इसी किस्म के ख्यालात का इजहार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के बारे में भी किया जा रहा था, लेकिन दोनों खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए। हमने इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में जो ख्वाब बुने थे वो रेजा हो गए। जब बाबर आजम या फॉर दैट मैटर शाहीन आफरीदी जब इंटरनेशनल क्रिकेट पर होराइजन पे आए, तो ऐसा ही लगा कि दे विल बिकम ए क्रिकेटिंग स्टार्स ऑफ फ्यूचर। और बड़ा लोगों को एक्सपेक्टेशन और इनसे उम्मीदें वाबस्ता थी कि बाबर आजम दुनिया का ग्रेट स्टार बैट्समैन पाकिस्तान का बन जाएगा। ये जिस तरह जावेद मियाँदाद था या हमारे इंज़मामुल हक या माजिद खान और यूनुस खान जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा किए, उस तरह का खिलाड़ी ये बन जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसकी जो स्टारडम थी वो सही तरीके से कंसिस्टेंट नहीं हो सकी, इसलिए कि इसके फ़ैन और फॉलोअर जो हैं बाबर आजम के, वो शायद मेरे ये कमेंट लाइक नहीं करें, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैंने क्रिकेट इतनी देखी है कि इसका जो स्किल और टैलेंट है वो एक एवरेज बैट्समैन का है, एक स्टार बैट्समैन का नहीं है। स्टार बैट्समैन वो होता है जो 3-4 इनिंग खेले तो कम से कम 2 में तो 50 रन 100 रन बना ले, 40 रन बना ले। आप बाबर आजम का शुरू का रिकॉर्ड देखें और पिछले 60-70 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखें, आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है कि वो बंदा 60-70 इनिंग खेल जाता है और 1 सेंचुरी बनाता है। तो भाई, और वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, वो टेस्ट प्लेयर है। और टेस्ट प्लेयर भी है तो अगर वो फॉर्म में है, अगर स्कोर कर रहा है, कंसिस्टेंट है, अगर दुनिया के किसी और मुल्क में बाबर आजम होता तो उसको टीम से कई साल पहले निकाल दिया जाता, कई महीने पहले निकाल दिया जाता। इसी तरह शाहीन शाह आफरीदी है। शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, लेकिन बात यह है कि हर खिलाड़ी जो इस हॉराइजन पे क्रिकेट के आता है, ये टेस्ट डेब्यू करता है,
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार ही बन जाए दुनिया का। स्टार बनने के लिए बड़ी डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत डेडिकेशन चाहिए, और आदमी को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए अपने गेम में, अपनी लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं वो उनमें वो स्किल नहीं है जो हमारे उन खिलाड़ी में जो थी, जो 70s से लेके और 90s तक, मिडिल ऑफ 90s तक पाकिस्तान की क्रिकेट के टीम का हिस्सा थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ही इज़ जस्ट एवरेज प्लेयर ऑफ T20। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में भी नाकामयाब होता है, कामयाबी अगर वो हासिल नहीं कर सकता, तो किसी और लड़के को चांस दे दे। हो सकता है कि वो दूसरा बाबर आजम बन जाए, ये भी मुमकिन है, कोई दूसरा शाहीन शाह आफरीदी बन जाए। लेकिन एट द मोमेंट जो मैं देखता हूँ, जिस आँख से मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये न शाहीन शाह आफरीदी, न शादाब खान और न बाबर आजम डिज़र्व करते हैं टीम का मेंबर होना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम में न बॉलिंग में डेप्थ है, न बैटिंग में डेप्थ है, इसलिए कि ये सारे खिलाड़ी ये अपने एक्सपायरी डेट को पास कर चुके हैं। प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ना हो और मुंतज़मीन को ये नहीं पता हो कि बाई के कितने रन होते हैं, लेग बाई के और नो बॉल के कितने रन होते हैं। क्रिकेट की सूझबूझ और समझ होनी चाहिए उन लोगों को जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हों। गवर्नमेंट्स को फाल होना होगा, गवर्नमेंट्स को फ्रंट पर आना होगा और ये कहना होगा दोनों साइडों से कि भाई कोई मसला हो हुकूमती लेवल पर तो उससे खेल को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्रिकेट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अरूज व ज़वाल सिर्फ खेल की दास्तान नहीं, बल्कि एक कौम के जज्बात, उम्मीदों और आजमाइशों की कहानी है। ये कहानी गली मोहल्लों में खेले जाने वाली क्रिकेट से शुरू होकर आवाम से खचाखच भरे आलमी स्टेडियम्स की रोशनियों तक फैली हुई है, जहां सब्ज हलाली परचम लहराता है और करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं। अगरचे पाकिस्तान ने 1952 में टेस्ट क्रिकेट के मैदान में एक कौमी टीम के तौर पर कदम रखा, पाकिस्तानी क्रिकेट ने अपने अवाम को पहली खुशी रिवायती हरीफ भारत को पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार की क़यादत में कामयाबी हासिल करके दी। यूं शुरू दिन से दोनों ममालिक के अवाम और क्रिकेट शायकीन ने दोनों ममालिक की टीमों के मुकाबलों को जोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भर दिया। लेकिन दूसरी तरफ शायद यही वो जज्बा था जो इस कशमकश का भी बाइस बना कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सियासत का आगाज हुआ। क्रिकेट बोर्ड में ओहदे हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुआ और क्रिकेट का खेल मुतासिर होने लगा। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत शुरू से शुरू हो गई थी। हमारे जब पहले बनाए गए थे, जो सदर बने थे BCCP के, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, नवाब इफ्तिखार महमूद साहब। वो तो खैर एक जेंटलमैन आदमी थे, डिग्री पॉलिटिशियन थे, और फिर वाइस प्रेसिडेंट बने जिनमें एक जस्टिस AR कॉर्नेलियस थे। ये लोग थे डेडिकेटेड, और इन लोगों ने लेके कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट को की बुनियादें रखी और बनाए। 1953-54 में हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई, लेकिन हम कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके और हमारे जो रीजन्स थे वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। तो पैसों का फुकदान रीजन्स में रहता था, तो सेंट्रली डिपेंडेंट होता था वो क्रिकेट बोर्ड पे। तो ये सियासत तो चलती रही। फिर सिलेक्शन की सियासत हमेशा धांधली हुई। वो मैं अगर लिस्ट गिनानी शुरू करूं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम भी ऐसे हैं जो सफारत से आए थे, बाद में बड़े प्लेयर्स बन गए। तो ये तो चलता रहा, ज़्यादतियाँ तो होती रही। अच्छा, फिर 1975-76 में आके अब्दुल हफीज़ कारदार साहब खुद क्रिकेटर रहे हुए थे, कप्तान थे, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो पर्सनली फ्रेंड थे। वो बैंकिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट भाई मियाँ से मिले और उन्होंने वहाँ पे कहा कि यार ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इनको नौकरियाँ करनी पड़ती हैं और क्रिकेट खेलनी पड़ती है घर चलाने के लिए। तो बैंक्स जो हैं वो आएँ और वो एज टीम्स बनाएँ। बहुत बड़ा आइडिया था जिससे आपकी पाकिस्तान क्रिकेट ने सस्टेन किया। लेकिन अगर वहाँ पे वो थोड़ा सा डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे कारदार साहब, अगर वो बैंक को एज ए डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस ना कराते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और उनको एज स्पॉन्सर्स ऑफ रीजन्स करा देते, तो शायद एक बहुत ही बड़ा एक चीज़ होती। लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो ज़रूरत था और वो किया। फिर आपके एक एयर मार्शल नूर खान साहब आए, और क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़े थे तो उन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट को चलाया। आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में हालात यही थे, लेकिन क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होते थे,
जो कि बहुत आला पाए के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते थे। एक टाइम तो ऐसा था 1970 से लेके और 1981-82 तक, तो आपके बेतहाशा विकेट कीपर्स, बेतहाशा बैट्समैन ज़ाया हो गए क्योंकि जगह ही नहीं थी। वसीम बारी को कौन हटाता, माजिद खान को, ज़हीर अब्बास को, आसिफ इकबाल को। तो ये मैंने आपको एक चीज़ दे दी। बट बैकग्राउंड पॉलिटिक्स और बीसीसीपी जो होता था उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था, एक सेक्रेटरी होता था, एक ट्रेजरर होता था, एक उसका प्रेसिडेंट होता था सेरेमोनियल। ये लोग होते थे, 5 से 7 लोग क्रिकेट बोर्ड चलाते थे। मानते हैं कि जब पैकर सीरीज़ आती है, वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट आती है, क्रिकेटर्स को पैसा नज़र आना शुरू होता है। अगेन उनकी बेनिफिट के लिए भी था, जिसने क्रिकेट को पोलराइज भी किया, पॉपुलराइज भी किया और एक बहुत बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री भी बनाया। वहाँ से फिर ये चीज़ें शुरू हुई। लेकिन असल जो चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो मसला रहा, हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन नहीं की कि हम दुनिया जैसे जैसे प्रोग्रेस करती गई। इवन न्यूजीलैंड इतना सा मुल्क है यार, 50-52 लाख आदमियों के साथ, और उनकी आप डेवलपमेंट क्रिकेट की देखें कि वो कहाँ पहुँच गई। फिर नियतों का फुकदान था। अनफॉर्चुनेटली कट फॉर रोल लोग आते नहीं थे। वापडा के चेयरमैन होते थे, वो बीसीसीबी के प्रेसिडेंट बन जाते थे, या रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड जनरल्स या ब्यूरोक्रेट्स वो आते थे। और नीचे जो है, जब क्रिकेट डेवलप होना शुरू हुई, जब प्रोफेशनल होना शुरू हुई, जब साइंटिफिक इंटीग्रेशन शुरू हुई, तो हमने वक्त के साथ वो मुताबिकत नहीं रखी और पॉलिटिकल बेसिस ही पे अपॉइंटमेंट्स होती रही। क्रिकेट में सफर शुरू हुआ तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक ऐसी टीम समझा जाने लगा जो एक गैर मुतवक्का खतरनाक हरीफ साबित होने की मुकम्मल सलाहियत रखती थी। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग इसकी एक वाज़ेह पहचान थी। 1970 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। फिर 90 की दिहाई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक नए दौर में दाखिल हो गई, जब पाकिस्तान पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बना। 1992 में पाकिस्तानी टीम का आगाज मायूस कुन था, लेकिन अगले मैचेस में टीम ने मेहनत की और कामयाबियां हासिल की। मेलबर्न के मैदान में फाइनल जीतकर पाकिस्तान ने पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। ये फतह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक कौम के ख्वाबों की ताबीर थी। अगर देखा जाए तो 92 के वर्ल्ड कप में फतह हमारी क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा मुकाम था जहां पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स मौजूद थे और टीम में एक ऐसा प्लेइंग कॉम्बिनेशन मौजूद था कि टीम की कारकर्दगी के बारे में पेशेनगोई की जा सकती थी। ये वो मौका था कि जब पाकिस्तान में एक ऐसे मजबूत डोमेस्टिक क्रिकेट के नेटवर्क की ज़रूरत थी जो मुकामी सतह पर क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करता। 1997 में एक तो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री आ गई, तो क्रिकेट तो बिलियंस में चली गई और बहुत ही हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने अनफॉर्चुनेटली इनसिक्योरिटीज़ रखी। एक प्रोफेशनल है तो यार इसको तो वो चीज़ आती है जो मुझे नहीं आती, इसको तो ये साइंटिफिक चीज़ें आती हैं, तो ये तो रेजिस्टेंस टू चेंज मुझे करना पड़ेगा। ये आ गया तो मैं तो फारिग हो जाऊंगा। और मैं पॉलिटिकली वेट के साथ आया हूँ। अभी तक ये नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड सेमी ऑटोनमस है, ऑटोनमस है, फुली कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट के नीचे है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे है, आईपीसी के नीचे है, क्या क्लैरिटी। तो जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपना स्टॉक एचआर ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करें। अब आते हैं करंट, इसमें आहिस्ता आहिस्ता इरेलेवेंट होना शुरू होता है। वो कैसे कि दुनिया की 4-5 टीमों ने प्रोग्रेशन किया, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, साइंटिफिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस। उन्होंने टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट, टीयर अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 फाइनेंस किया, बाहर से क्वालिफाइड लोग बुलाए। वर्कलोड मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, सारी साइंटिफिक रिसर्च, कैच कैसे होगा, किस साइड से होगा, किस लाइट में होगा, कितने एंगल पे होगा, कौन से एमेट्योर एथलीट्स कौन से होंगे, प्रोफेशनल एथलीट्स कौन से होंगे, आपके पावर हिटर कौन सा बनेगा, किसका लीवर स्ट्रॉन्ग है, किसकी कोर स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऐसे डेवलप किए सिस्टम्स। जो बाहर से उन्होंने ट्रेनर्स मंगाए थे, उन्होंने अपने लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन को ट्रेन किया। डोमेस्टिक क्रिकेट के कमजोर ढांचे की वजह से हमारे यहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट का तस्वर उस तरह मुस्तहकम नहीं हो सका जिस तरह आज दूसरी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में है। और ये वजह है कि ना सिर्फ उनके यहाँ क्रिकेट ने फ़रोग पाया, बल्कि क्रिकेट का खेल एक सनत की सी शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। अगर प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ना हो और मुंतज़मीन को ये नहीं पता हो कि बाई के कितने रन होते हैं, लेग बाई के और नो बॉल के कितने रन होते हैं, क्रिकेट की सूझबूझ और समझ होनी चाहिए उन लोगों को जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हों। बात दरअसल ये है कि आप देखिए कि
ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले पेटर्न होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपॉइंट करते थे चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड विदाउट इलेक्शन। टोटल उनकी पावर थी कि किसी को बना दे, किसी अपने दोस्त को, किसी सफारशी को, किसी को बना दे। तो हालांकि दूसरे मुल्कों में इलेक्शन होता है, इलेक्शन से लोग आके चेयरमैन या प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड के बनते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम कभी रहा नहीं है और इसी का फुकदान है कि सिस्टम इन प्लेस नहीं है। कोई आप देखें, मैं बताता हूँ आपको कि एक ज़माने में एट द टॉस ऑफ द हैट कि एक टीम में पाकिस्तान के 7 कैप्टन खेल रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद कप्तान चेंज, हर थोड़ी देर बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज। तो भाई जब आपकी इलेक्टेड बॉडी भी नहीं है, आपके वो लोग जो इस गेम को चला रहे हैं, जिनको ये भी पता नहीं कि नो बॉल के कितने रन होते हैं, वाइट बॉल के कितने रन होते हैं, और ये क्रिकेट के पेविलियन की शेप क्या होती है, क्रिकेट के ग्राउंड का एरिया कितना बड़ा होता है, तो इस तरह से प्रोफेशनल, ये दुनिया ही डिफरेंट है। ये अमेचर नहीं है दुनिया, अब ये प्रोफेशनल गेम है। प्रोफेशनल लोगों को इस गेम को चलाना चाहिए और इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए सिस्टम को प्लेस में करने के लिए। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कि हर थोड़ी देर बाद कप्तान चेंज हो जाता है, हर थोड़ी देर बाद टीम चेंज हो जाती है। सिलेक्शन कमेटी, सो कॉल्ड सिलेक्शन कमेटी है, वो चमचागिरी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की ताकि सिलेक्टर रहें। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा तजुर्बा इसलिए है कि मैंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मैं सिंध से और हैदराबाद का मैं कैप्टन रहा हूँ काज़म ट्रॉफी में। मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ इंग्लैंड में। मैं इस गेम का प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया की हर कंट्री की क्रिकेट मैंने देखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं अपने मुल्क की क्रिकेट को देखता हूँ और उसकी एडमिनिस्ट्रेटर, उसके सिलेक्शन कमेटी के सिस्टम को और कप्तान को अपॉइंट करने को, बोर्ड के चेयरमैन को अपॉइंट करने को, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ कि हमारे इस मुल्क में जितने टैलेंट है क्रिकेट के खिलाड़ियों का, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स। जहां क्रिकेट के कमज़ोर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ने हमारी कौमी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, वहां क्रिकेट में तनाज़ात और ख़ास तौर पर मैच फिक्सिंग ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हमला कर दिया। अगरचे इस हवाले से 90 की दिहाई के इख्तिताम पर चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं, लेकिन बात महज इल्ज़ामात की हद तक थी। इसी तरह 1990 की दिहाई के आखिर और 2000 की दिहाई के आगाज़ में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात ने भी हमारी क्रिकेट टीम का पीछा किया। कई नामवर खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगीं। इसी दौरान टीम की कारकर्दगी भी बुरी तरह मुतासिर हुई और कोच बॉब वुलमर की नागहानी मौत से जुड़े इल्ज़ामात ने क्रिकेट टीम के मोराल को तबाह कर दिया। हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जुए के बारे में यही कहा जाता है, जो बैटिंग होते हैं या फिक्सिंग होती है, इसकी तारीख, इसके ताने बाने जो हैं वो भारत से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा मशहूर सट्टेबाज था राज भरगड़ी, और कहा जाता है कि वो सुनील गावस्कर के मामू का भी कोई दोस्त था। तो वहाँ से शुरू हुई और मुंबई से ये शुरू हुई। और आप देखें कि जो ज़्यादातर वाक़यात हुए, जो शुरू में पकड़ा गया हांसी क्रोनिये सन 2000 में, उसकी टेलीफोन कॉल टेप हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस ने फिर रेफ़र किया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को। केस चला हांसी क्रोनिये पर और क्रोनिये ने इस बात को तस्लीम किया कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जोहानिसबर्ग के नज़दीक एक जगह है किम्बरली, वहाँ जा रहे थे हांसी क्रोनिये। उनका जहाज़ पुरस्रार तौर पर, छोटा सा जहाज़ था, वो पुरस्कार तौर पर क्रैश कर गया और उनकी मौत के साथ ही सट्टे की ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। जिस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट बहरानों का शिकार थी, भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही थी। हमारे खिलाड़ी इल्जामात की जद में थे और रवायती हरीफ भारत में क्रिकेट हर सतह पर न सिर्फ तरक्की कर रही थी बल्कि अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रही थी। इसी दौरान पाक भारत क्रिकेट भी बहरानों का शिकार थी और ये इम्कान वाज़ेह हो रहा था कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक में मामूल की क्रिकेट भी मसाइल का शिकार हो जाएगी। जब एक दूसरे भारत और पाकिस्तान के सियासी स्टेज के ऊपर रिलेशन सही नहीं रहे हैं, तो ये रेगुलरली एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की एशेज सीरीज़ की में लोग दिलचस्पी लेते हैं 1881 के बाद से अब तक, कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलती है तो बहुत लोग उसमें दिलचस्पी और इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह शुरू में जब पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन बन गया और भारत के ख़िलाफ़ जब ये क्रिकेट खेलता था तो लोगों में इंटरेस्ट और दिलचस्पी थी कि टाकरा होता था। अच्छे खिलाड़ी थे दुनिया के बड़े बड़े दोनों टीमों में। ये 80 के बाद से, तकरीबन 1990 के बाद से ना, ये इंडिया की टीम में चूँकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ
हमेशा ये फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ये इंटर प्रोविंशियल ये जो काज़म ट्रॉफ़ी के फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं या यूथ ट्रॉफ़ी वगैरह के ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था, ये इसका कोई सिस्टम नहीं है कि कभी कोई टीम खेल रही है, कभी कोई टीम खेल रही है, कभी बगैर सिलेक्शन कमेटी की टीमें सेलेक्ट हो रही है, और प्रोविंशियल और डिवीज़नल क्रिकेट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो जब सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा तो इसी तरह की क्रिकेट यहाँ पर होती रहेगी और हमेशा लोगों की शिकायतें रहेंगी फाइन्स और फॉलोअर्स। मसला अब आगे बढ़ रहा है और क्रिकेट तनाज़ा सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें और क्रिकेट बोर्ड्स भी इस तनाज़े की जद में आने लगे हैं। सबसे बड़ी वजह एक तो सियासत है इस खेल के अंदर। जब भी पाक भारत मैच होता है तो कहीं ना कहीं से पहले तो इंडियन साइड से ये स्टार्ट हो जाता है कि जी हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे अगर वो पाकिस्तान में हो रहा है, और इसी तरह फिर जब इंडिया के अंदर होता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी शराइत सामने आना शुरू हो जाती हैं कि जब इंडिया नहीं आ रही तो हम जाकर इंडिया में जाकर मैच क्यों खेलें। तो एक तो ये सियासत जो है ये खेल के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तनाज़ात इस वजह से भी बढ़ते हैं कि दोनों साइडों के ऊपर जो रिलेशंस हैं हुकूमती सतह के ऊपर वो भी कशीदा हैं, और इसी वजह से जो निचला लेवल है, जो क्रिकेट का लेवल है, और क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, और आईसीसी के ऊपर जो इजारादारी है वो बीसीसीआई की है। तो इसी वजह से क्रिकेट सियासत की नज़र होती है और फिर तनाज़ात बढ़ते हैं, और फिर बजाय उसके हल करने के लिए आईसीसी जो जिसको मेन किरदार अदा करना चाहिए वो इसमें किरदार नहीं अदा कर पाती। अभी अगर आप T20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर भी आईसीसी का जो किरदार था वो कहीं पे किसी को नज़र नहीं आया, और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए तब भी सिक्योरिटी के मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने टूर किया। फिर 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर भी तनाज़ा हुआ कि इंडिया ने इनकार कर दिया कि जी हम यहाँ पर आकर नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी को कहीं ना कहीं पे इम्पार्शल होना होगा, डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करने होंगे, और बीसीसीआई और पीसीबी को भी किरदार अदा करना होगा कि दोनों बोर्ड्स एक दूसरे के साथ बैठें और क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। बायलैटरल सीरीज़ एक दूसरे के दरमियान होनी चाहिए जो अरसा दराज से ख़त्म हुई है। तो जब तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि ये तनाज़ात जो चलते आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर ये ऐसे ही रहेंगे। गवर्नमेंट्स को फाल होना होगा, गवर्नमेंट्स को फ्रंट पर आना होगा और ये कहना होगा दोनों साइडों से कि भाई कोई मसला हो हुकूमती लेवल पर तो उससे खेल को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्रिकेट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेलेक्टर्स ने टीम बना के और बोर्ड को दे दी कि ये टीम जाएगी टूर के ऊपर या ये टीम खेलेगी फला टीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो मालूम हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन्होंने बगैर सिलेक्टर को बताए हुए टीम चेंज कर दी। हमारा नया ब्रांड है PSL, वो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं फिर भी सस्टेन करने में हैं, वरना अगर ये PSL भी ना होता तो हम और भी ज़्यादा दुनिया क्रिकेट से पीछे रह जाते। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने टेस्ट और T20 में कुछ यादगार फतूहात हासिल की, मगर आलमी इवेंट्स में तसलसल की कमी रही। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई ने उम्मीद जगाई, लेकिन ट्रॉफी हाथ ना आ सकी। शायकीन की तवक्कुआत हमेशा बुलंद रहती हैं और यही दबाव कभी कभी टीम पर हावी हो जाता है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट एक नए मोड़ पर खड़ी है। डोमेस्टिक के निज़ाम में इस्लाहात, नौजवान टैलेंट की तलाश और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली ने हालात बेहतर किए हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हो रहे हैं और गैर मुल्की टीमें वापस आ रही हैं। आजकल पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने में मसरूफ़ है और भारत से शिकस्त खाने के बाद इसने दूसरी टीमों को शिकस्त देकर अगले मरहले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम अपनी गलतियों पर काबू पा लेती है और सुपर 8 के मुश्किल मरहले में कामयाब ठहरती है तो शायद नताइज मुख्तलिफ हों। पाकिस्तान की मौजूदा T20 क्रिकेट टीम की सिलेक्शन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वाइब्स होंगी और बड़ा मुकाबला होगा और हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मुकाबला हो, लेकिन सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, हैंडशेक होना चाहिए। सबसे पहली तो बड़ी बात यह है
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा होना चाहिए इंडियन साइड से, ख़ास तौर पर मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अगर आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा नहीं करेंगे, अच्छे अंदाज में नहीं खेलेंगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बनेंगे, इखलाक से गिर कर खेलेंगे, तो फिर तनाज़े पर तनाज़ा होगा और क्रिकेट जो हम शौक़ से देखते हैं वो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें गुस्सा भी चढ़ेगा और हम इस जो हमें जिस खेल से मोहब्बत है हम उससे दूर होते चले जाएंगे। तो एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है और उसके अलावा अच्छी क्रिकेट खेलनी है दोनों साइडों से, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है, और ताकि जो ये इतने फैंस जो ये मैच देखने के लिए आते हैं, कहा जाता है कि ये दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, और अगर इस मैच के अंदर फेयर क्रिकेट ना हो और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाए तो फिर उस खेल का मज़ा नहीं रहता। तो फैंस भी यही चाहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फैंस, के वो अच्छी क्रिकेट हो और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा किया जाए, खेल की इंटेग्रिटी ख़राब ना हो और अच्छा मुकाबला एक दूसरे को देखने को मिले और सियासत इस खेल से दूर रहे, तभी हम एक अच्छी क्रिकेट देख सकते हैं जो हम पहले 90s के अंदर और इवन 2000s के अंदर देखते थे कि जब शुएब अख्तर दौड़ते हुए सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग कराते थे, इसी तरह वसीम अकरम राहुल द्रविड़ को आउट करते थे, और जब पुराने इरा के अंदर चले जाए तो कपिल देव, जावेद मियांदाद, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें भी अब जब भी कभी मैच हो तो हमें प्लेयर्स को ख़ास तौर पर चाहिए कि एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें और गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि खेल के अंदर सियासत इन्वॉल्व न करें। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन पर भी बहुत से सवालात उठाए जाते हैं, जबकि कई माहिरीन क्रिकेट बोर्ड और टीम ऑफिशियल्स पर भी एतराज़ात उठा रहे हैं। शाहिद अफरीदी जो इतने बड़े स्टार हैं, उन्होंने ये बात तो अब की ना, ये शाहिद अफरीदी साहब को बात उस वक्त करनी चाहिए थी जब टीम सेलेक्ट हो रही थी कि भाई इन बंदों को किस चक्कर में सेलेक्ट करें। ये तो जब वो कोलैप्स हो गया, सारी दुनिया में वो एक्सपोज हो गए ये तीनों बंदे, लेकिन फिर भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अभी भी बात की। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक स्टेटमेंट सकलैन मुश्ताक को भी देनी चाहिए कि शादाब खान को किस चक्कर में आपने टीम में रखा हुआ है यार। मतलब आपके ये जो T20 क्रिकेट है, इसमें एक आप इंडिया के तीनों मैचेस के पैटर्न देख लें, पिछले जो 3 मैच हैं, इस मैच में आपको ये जो था ईशान किशन पड़ गया, इससे जो पिछला मैच था आपको याद होगा एशिया कप में वो तिलक वर्मा वो आपसे मैच ले गया, इसी तरीके से एक और मैच में जो अभिषेक शर्मा है वो आपसे मैच ले गया। तो वो तो उनके पास तो एक पूरी लाट है, एक नहीं चलता तो दूसरा, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। अभी तो ये स्काई जो है, ये सूर्या कुमार यादव, ये उस मैच में अपने उस मर्जी के मुताबिक खेला ही नहीं है, क्योंकि ईशान किशन आपका काम कर चुका था तो वो तो अपने हिसाब से खेला। अभी तो ये नहीं खेला। उनके पास 5-6 नंबर तक बड़े प्लेयर हैं जो कोई एक प्लेयर भी मैच जिता सकते हैं। आपका शादाब सेंचुरी करके मैच जिता सकते हैं? आई थिंक नो, मुझे नहीं लगता। अल्लाह करे वो कर जाए अगले मैच में। आपका शादाब खान जो है 5 आउट कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल आउट कर सकते हैं। आपका शहीन खान पंजा लगा सकते हैं इस T20 में, इसकी जो उसकी फिटनेस जो लेवल है, जो उसकी बॉलिंग है। और मैं एक आपको टेक्निकल बात बताऊं, जो क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो बाकी जो देखेंगे वो तो समंदर वो सब कुछ जानते हैं यार। एक आम बंदे को पता है जो लेग स्पिनर है, इसका इस शादाब का आप हेड देखिएगा कि मतलब इसका हेड कहाँ है, बाल कहाँ से डिलीवर कर रहा है। इनकी तो सारी टेक्निक्स ही जो है ना, पता नहीं इनके कोचेज इन पे क्या काम करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। जो आपने कोच रखा हुआ है उस कोच की अपनी क्या प्रोफाइल है, न्यूजीलैंड का जो आपका ये कोच, इसकी अपनी क्या प्रोफाइल है, इसने कौन सी क्रिकेट खेली हुई है, कुछ ये सारा कुछ गड़ मिक्स है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब को अब इंटरवीन करना पड़ेगा और तब जाके आपकी क्रिकेट ठीक होगी। वरना आप ये प्रोग्राम, आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, सारी दुनिया देखती है, तो ये याद रखिएगा कि 2 साल बाद आप फिर यही प्रोग्राम कर रहे होंगे, जो अगला वर्ल्ड कप होगा तो हम फिर कोलैप्स करके। इसलिए आज से ही आप इसको ठीक करें। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा भी हुआ है कि आप हंसेंगे, मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, कि सेलेक्टर्स ने टीम बना के और बोर्ड को दे दी कि ये टीम जाएगी टूर के ऊपर या ये टीम खेलेगी फला टीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो मालूम हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन्होंने बगैर सेलेक्टर को बताए हुए टीम चेंज कर दी और अपने लड़कों को उसमें शामिल कर दिया। तो इस तरह से तो टीम कम्बिनेशन नहीं बनती है ना। और टीम के खिलाड़ी को हमेशा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर से, ऐसे क्रिकेट बोर्ड से हमेशा शिकायत ही रहेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में, ये एक जगहसाई है इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि सिस्टम प्लेस में नहीं है, इलेक्टेड बॉडी नहीं है। और जो पेट्रन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड आजकल तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो चेयरमैन को सेलेक्ट करते थे, वो इंटर्न सेक्रेटरी को सेलेक्ट करते थे। इलेक्शन कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी आए घुसा जा रहा है क्रिकेट बोर्ड में। तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे ज़माने के, जो मैंने आपको बताया कि थे 70s और 80s और 90s तक, वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे वकी, वसीम, वक़ार और बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे मियांदाद, इस तरह के लोग, अब्दुल कादिर वगैरह, वो मरहूम,
और इंज़मामुल हक, सईद अनवर, ये लोग, तो हमेशा इन लोगों में डिफरेंसेस पैदा हो जाते थे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के अंदर, कि अचानक कप्तान को चेंज कर दिया, अचानक जो कप्तान जिस लड़के को खिलाना चाह रहा है उसको वो कहते हैं ये नहीं खेलेगा, ये सिफारिशी खेलेगा, ये फलां का सिफारिशी है, ये फलां का सिफारिश। बात ये कि जब कप्तान स्ट्रांग हो जाता है किसी भी टीम का, तो वो कप्तान भी फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, तो वो फिर बोर्ड की भी नहीं सुनता। और ऐसे भी कप्तान गुजरे हैं कि जो बोर्ड की नहीं सुनते थे, वो खुद ही सेलेक्टर थे, खुद ही कप्तान थे, खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर थे। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, इज़ नॉट इन गुड शेप एट द मोमेंट, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं हो मुंतज़मीन, एडमिनिस्ट्रेटर, सेलेक्टर और कैप्टन और कोच के अंदर। अब देखें कि अब हमेशा ये कंट्रोवर्सी चलती है कि जी फॉरेन कोच होना चाहिए पाकिस्तान का या लोकल साबिक खिलाड़ी क्रिकेट का कोच होना चाहिए। अब इसमें हमेशा डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो बाहर के कोचेज़ ला के पाकिस्तान पर मुसल्लत करते हैं, तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ठीक भी है कि बाहर के कोच अगर अच्छे हैं और एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है कोचिंग की और लोगों को ट्रेनिंग देने की और नफसियाती तौर से उनको तैयार करने की, तो फिर तो ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी आप देखेंगे कोचेज़ जो पाकिस्तान में अपॉइंट किए हैं, वो कुछ दिनों बाद ये छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, हाफ वे छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको कहाँ कुछ जाता है और उनसे काम कुछ और करवाया जाता है। तो असल जो मकसद है, जो खराब है पाकिस्तान की क्रिकेट में और इसके सिस्टम में, वो ये कि कोई सिस्टम इन प्लेस ही नहीं। इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ क्रिकेट के हवाले से पॉलिसियां गैर मुस्तकिल और अदम तवाज़ुन का शिकार रही हैं। टीम सिलेक्शन से लेकर मैदान के अंदर कलीदी फैसलों तक में तसलसल नहीं नजर आता। हमारे खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में नफसियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा और दबाव का शिकार नजर आते हैं और लामुहाला तौर पर इन कैफियत का बराह रास्त असर नताइज पर पड़ता है। दोनों बड़े मुल्क हैं और जो इंडिया की क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। आपका यहाँ जो पाकिस्तान में जो कल्चर है, यहाँ से टीम पे उस तरीके से टीम बनाई नहीं जाती। अगर अब हम रिसेंट वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमों में बड़ा ज़मीन आसमान का, जो फैक्चुअली जो बात करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन T20 जो गेम है वो कोई भी किसी भी दिन किसी टीम को कोई हरा सकता है। अब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो ये नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सकता, पाकिस्तान बड़े आसानी से जीत सकता था। लेकिन ये इनकी अपनी एक गलत हिकमत अमली, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कैप्टन की है। कैप्टन के गलत जो फैसले थे और उसके बाद जो हमारे बैटर जिस तरीके से कोलैप्स हुआ हमारा, तो वो तो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह एक क्लब की जो टीम होती है, शायद हम तो इतनी क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रेजी है लोग। आप किसी होटल पे चले जाएं, किसी बार्बर शॉप पे चले जाएं, तो वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं, वो जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो तो लगता है कि ये जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं इनसे ज़्यादा उनको समझ है। उनको पता है कि इन प्लेयर को क्या करना है। या तो इनको साइकोलॉजिकली कोई इतनी इनकी वो कोई इनको कोई बैकअप नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। और इंडिया को हराना कोई इतना नामुमकिन बात नहीं थी, बड़ी आसानी से। और देखें उस दिन आपके जो बैटर सारे, पहली बात ये कि टॉस जीत के आपने इंडिया को बैटिंग क्यों दी? इंडिया की सारी स्ट्रेंथ ही बैटिंग है। और वो जो ग्राउंड था जिसमें मैच हो रहा था, उसमें उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले तीनों मैच जो है, जो जिस टीम ने पहले बैटिंग की वही मैच जीती। तो ये तो कैप्टन का काम था ना, जो पीछे पूरी आपकी जो लाट है, जो जफर मौज है, वो उसका काम था। उन्होंने पहले उनको बैटिंग दे दी। इंडिया की स्ट्रेंथ ही बैटिंग है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में स्किल नहीं है, लेकिन वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के पास कम है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जिसको इस क्रिकेट फॉर्मेट की सबसे बड़ा फॉर्मेट माना जाता है और सबसे बड़ी क्रिकेट होती है, एक प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, वो टेस्ट मैचेस हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम, वो कम खेलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 5-5 टेस्ट मैचेस होते हैं, इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच होते हैं। तो यही 2 टीमें हैं जो बड़ी टीमें हैं, और इनके खिलाफ अगर हम अपनी बात करें तो हमारे कभी 2 टेस्ट मैच हो रहे होते हैं, कभी 3 टेस्ट मैच हो रहे होते हैं। हमें तो अरसा हो गया कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेले हुए। तो अगर हम टेस्ट क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, हम ज़्यादा उनके साथ सीरीज़ नहीं खेलेंगे, तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से कुछ हद तक पीछे नज़र आती है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि देर नहीं हुई है और हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारा नया ब्रांड है PSL, वो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं फिर भी सस्टेन करने में है। वरना अगर ये PSL भी ना होता तो हम और भी ज़्यादा दुनिया क्रिकेट से पीछे रह जाते।